भाई ऑफलाइन में तो ऑनलाइन हाँ, अब ये तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ही है, क्या करें। कौन नहीं है? हाँ? व्योम 4 नंबर है। क्रिश हाँ भाई, देखो सबसे पहले फंक्शन अगर हम क्लास 12 का देखते हैं तो सबसे पहले आता है आपका टाइप्स। यहाँ पर आपको ब्रॉडली ना फंक्शन को मैनी टू वन और वन टू वन में से एक और इनटू और ऑन टू में से एक कैटेगरी में डालना है। ठीक है, मैं पहले ये डिस्कस करूंगा, ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, इनटू एंड ऑन टू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनी वन और वन वन की। देखो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक इनपुट के लिए देयर शुड बी एग्जैक्टली वन आउटपुट, राइट। एक इनपुट होगा, उसके लिए एक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, बट फंक्शन में ये अलाउड होता है कि एक से ज्यादा इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं मैनी टू वन। Like suppose we take the example of y is equal to x square. Now if you put x equal to -2 or +2, whatever, the answer is going to be 4. जैसे आपको पता है sin x या cos x, any trigonometric functions, they are all periodic in nature. तो अगर एक periodic function लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट होता है। अगर हम लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमको पता है इसमें बहुत सारे इनपुट्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनमें बहुत सारे इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट होता है। ये सब फंक्शंस मैनी टू वन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि वन टू वन क्या होता है। तो वन टू वन की ना मैपिंग कुछ ऐसी होगी कि इसमें क्या दिखेगा आपको कि जैसे मान लो ये हम फंक्शन का एक मैपिंग बना रहे हैं, तो इस मैपिंग में ये एक जुड़ा है, ये दो जुड़ा है, ये तीन जुड़ा है। मतलब इसमें आप जो वन टू वन नेचर, मतलब जो यूनिक नेचर देखोगे वो बोथ वेज देखोगे। यहाँ पर कोई खाली हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। Probably you have 4 inputs and 4 outputs. That is also possible. Or you may have, let's say, whatever number of inputs you have more number of possible outputs. And in that situation, each input and output is a unique combination, both ways. So if it's both ways unique, दोनों तरफ से यूनिक है, then it is called one to one. समझ आया? तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि वन टू वन का मतलब है बोथ वेज यूनिक,
Many to one का मतलब है it is not both ways unique, it is just one way unique. जैसे हमने हमने फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा है, तो वो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को पूरा करता है बस, बाकी और कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है उसमें. बट इसमें एक स्पेशलिटी है कि ओवर एंड अबव डिफाइन, आई मीन abiding by the law of being a function, it also has the special quality that every output also has a unique input. ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो, फिर आगे बताता हूँ. पहले आप ये मैपिंग एंड ऑल बना लीजिए. इसमें मैं आपको इसको समझने के और इसको एनालाइज करने के 2-3 तरीके सिखाऊंगा. फर्स्ट थिंग इज दिस मैपिंग. Let's go ahead. क्या बात है सकती है? वहां से दिखाई नहीं दे रहा. यहाँ से नहीं दिख रहा. हाँ सर, क्या नहीं दिख रहा? अच्छा, वो टेढ़ा है इसलिए. अब ठीक है. हाँ जी, नोट कर लिया. यस सर. Yes. ओके. अच्छा, अब देखो, ये तो एक चीज हुई आपकी कि what is the basic structure of one to one and many to one. Now let's see how to theoretically prove one to one. Theoretical proof. Now what is the theoretical proof of one to one is, assume x1 comma x2 belong to the domain of the function. Let's take two general inputs. कोई specific मत लेना, general ही लेना. ठीक है. And prove that f of x1 is equal to f of x2. This implies one to one nature. देखो बेसिक हो क्या रहा है. अगर हम मैपिंग के हिसाब से देखें तो अगर यहाँ पर x1 और x2 दो है, तो यहाँ पर उनके लिए fx1 और fx2 दो आउटपुट होंगे. अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों सेम है, तो फिर वन टू वन होने के लिए इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा. That means the input and output must be same. So we are going by that concept. So let's say हमारे पास एक example है. Let's say I take a function x plus 2 upon x minus 1 and I want to prove it one to one. So how will I prove that? I'll assume that fx1 is equal to fx2. So I'll say x1 plus 2 upon x1 minus 1 is equal to x2 plus 2 upon x2 minus 1. अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं. तो x1 into x2 minus x1 plus 2x2 minus 2 is equal to x1 x2 minus x2 plus 2x1 minus 2. So x1 x2 x1 x2 and 2 gets cancelled. और इसको इधर ले आए और उसको इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 3x2 is equal to 3x1. This implies x1 is equal to x2. तो ये आ गया one to one. ठीक है. On the contradictory, अगर हमको many to one देखना है तो कैसा दिखेगा? Let's say I'm taking f of x is equal to x square minus 4. तो मैं fx1 is equal to fx2 करता हूँ, तो
तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4। ये तो कट जाएगा बट यहाँ आ जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो दिस इज मल्टी लिंकेज। अब मल्टी लिंकेज का मतलब होता है इट इज मेनी टू वन। ये दोनों एग्जांपल्स नोट करिए। This is how you theoretically prove that a function is one to one or many to one. This is for your CBSE thing. Multi-linkage, many to one, m-1. इसके कैसे बताऊं? अभी रुक जाओ, काम कर रहा हूँ। हाँ, कंफर्टेबल है। अभी ले लो, इसके बाद नहीं दे दो। ये समझ आया भाई सबको? Yes. कोई प्रॉब्लम? No, sir. आगे चले? Yes, sir. Okay जी। Okay, so this takes care of your CBSE वाला theoretical proof. Now competitive के लिए मैं बताता हूँ कि आप one to one और many to one में कैसे difference बताओगे। देखो, I have taught you how to draw graphs. मैंने सारे functions के आपको graphs दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका हाँ, जो भी आपका फंक्शन वन टू वन होगा ना, मैं दो ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कंपैरिजन, और फिर बताता हूँ कि थ्योरेटिकली आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, लेट अस से हमारे सामने दो ग्राफ्स बने हुए हैं। एक ग्राफ लेट से कुछ ऐसा जा रहा है और एक ग्राफ लेट से ऐसा जा रहा है। अब इसमें मुझे बताओ which one is one to one and which one is many to one? Sir, first one is many to one. हाँ जी, this is many to one and this is one to one. ठीक है, तो आप अगर फंक्शन का ग्राफ सक्सेसफुली ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको उससे ही पता लग जाएगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये many to one क्यों है वो भी देख लीजिए। उसका लॉजिक सिंपल है। देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक y के लिए एक x है, तो यहां पर आप देखो या यहां पर आप देखो तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। डिफरेंस ये है कि यहां पर एक ही y लेवल के लिए मल्टीपल x है, मतलब एक x ये वाला होगा, एक x ये वाला होगा, एक x ये वाला होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेनी टू वन हो गया। बट यहां पर आप देख रहे हो कि एवरीवेयर wherever you draw horizontal line, that horizontal line is cutting the function exactly once. This is called horizontal line test. And by horizontal line test, if horizontal lines cut or intersect the graph of a function exactly once, this implies one to one. Now also understand this,
दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। आपने एओडी पढ़ा हुआ है, आपको पता है ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो अगर किसी फंक्शन का एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन इट इज 1 to 1। मतलब ये कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है या कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, कहीं जीरो है, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज है। सो दिस इज मेनी टू वन फंक्शन। तो अगर आप नाउ यू हैव थ्री वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। वन वे इज द थ्योरेटिकल मेथड, second way is the graphical method, third way is if you can easily find the derivative of the function, then you can see whether the derivative of the function is always positive or always negative. If it is always positive or always negative, then we say it is monotonic, and if it is positive, negative, zero, सब कुछ हो रहा है, जैसे इन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है, these are the turning points of the graph, in that case we will say this function is non monotonic. That means it is many to one function. Is this okay? Yes. Sir, I have a small question. Yes. Sir, in this monotonic graph, what happens if f dash x equal to 0? नहीं, फिर वो 1 to 1 नहीं हुआ ना बेटा, समझे नहीं? हाँ, वो 0 एक पॉइंट पे होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। Okay, sir. समझ आया? एक पॉइंट पे 0 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक पॉइंट पे 0 हो रहा है तो क्या दिक्कत है, बट मल्टीपल पॉइंट्स पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल पॉइंट्स पे 0 हो रहा है देन इट इज अ प्रॉब्लम, फिर तो मेनी टू वन हो जाएगा ना वो। हो गया भाई? Yes, sir. अब आपका क्वेश्चन बोलो, लाओ दिखा दो कौन सा। हाँ देखो, अब एक कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जांपल भी ले लेते हैं जिसमें आप you will learn how to solve a competitive question to find whether it is 1 to 1 या 1 to 1 की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको गिवन है क्वेश्चन, एक f r to r फंक्शन है, fx इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस sin x। ठीक है, then discuss the nature of this function। अब इस फंक्शन का नेचर डिस्कस करना है, ये 1 to 1 है, मेनी टू 1 है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा, बिकॉज इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है, इस वजह से आई विल गो फॉर द डिफरेंशिएशन रूल। सो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस sin x, सॉरी प्लस cos x। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये जो अब यहाँ पर दो पार्ट्स है, एक पार्ट है ये क्वाड्रेटिक और एक पार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री का सबका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाएगा। अब आप इसको देखो सबसे पहले कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका d लेस देन 0 है, देखो ठीक है। अब अगर इसका d लेस देन 0 है, इसका मतलब इसका ग्राफ तो ऑलवेज पॉजिटिव हो, राइट। तो हम देखते हैं इसकी सबसे पहले रेंज क्या है। तो इसकी रेंज क्या होगी बताओ, -d/4a टू इंफिनिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक में, -d/4a टू इंफिनिटी। तो -d/4a, या आप मैक्सिमम मिनिमा से भी निकाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इट इज माइनस d is b square minus 4ac, तो b square आपका हो गया 4 minus 4ac यानी 36 upon 4a यानी 12 to infinity। now this becomes, ये कितना हो जाएगा 32/12 यानी कितना हुआ 8/3।
8/3 टू इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 8/3 है। हाँ, और cos x का वर्स्ट केस में वैल्यू -1 होगा। हाँ, 8/3 और -1 अगर एक साथ भी आ गए तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इसका f' हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो जब f' हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो इट इज 1 to 1। समझ में आया? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर हमें इसको देखना है तो हम ये कहेंगे कि हाँ इट इज 1 to 1 बिकॉज f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। ये सबको समझ में आया भाई? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। हाँ, अच्छा, एक एक क्वेश्चन और लो। f of x इज इक्वल टू x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। आपको बताना है दिस इज f r to r। now you have to tell me whether it is into sorry 1 to 1 or many to 1। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा, 1 to 1 को हम इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल, देयर इज अनदर नेम फॉर इट, दैट इज इंजेक्टिव मैपिंग। So tell me whether it is injective or not injective। नहीं, subjective तो वो subjective 1 to वो on to को बोलते हैं, वो अलग चीज है, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो हमने बात ही नहीं करी। Sir, it is many to 1. Yes, it is many to 1, क्योंकि एक बहुत सिंपल चीज है, आपको ये दिख जाना चाहिए कि x equal to 1 2 या 3 कुछ भी रखो, f of 1 2 या 3 सबके लिए 0 आएगा, तो हो गया many to 1। तो इट इज नॉन इंजेक्टिव मैपिंग। और अगर आप कोई भी क्यूबिक फंक्शन जिसके रियल रूट्स हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ऐसा ऐसा बनेगा, 1 2 3 ऐसे रूट्स हैं इसके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये तो many to 1 कंफर्म दिख ही रहा है। नोट करिए इसको, फिर इसके बाद इनटू और ऑनटू की बात करते हैं। यहां तक ओके है भाई? कल नहीं, लास्ट वीकेंड ही पढ़ा देगा, कल तो उसके क्वेश्चन किए ना। डन? Yes, sir. Okay. Now let's see what's into/onto। बहुत एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। देखिए, आपको पता है अगर हम f(a to b) एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसमें a is the domain of the function which from where you get the inputs and b is the codomain of the function। और ये मैं उस दिन दिखा चुका हूं आपको, it is the source of output। ठीक है, अब अगर ये सोर्स ऑफ आउटपुट है तो इसका मतलब एक सेट ऑफ आउटपुट भी होगा। तो अगर हम फंक्शन को y = f of x डिफाइन करते हैं तो ये होता है रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट या y। ठीक है, अब रेंज कहां से आ रहा है? तो रेंज आ रहा है आपका सेट b से, क्योंकि ये सोर्स है तो इसी सोर्स से मिलेगा ये। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन या तो रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? अगर रेंज ज्यादा है इसका मतलब कुछ आउटपुट मिलेगी ही नहीं, और कुछ आउटपुट जब मिलेगी ही नहीं तो फंक्शन ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि दो ही पॉसिबिलिटी है, इसमें से इस पॉसिबिलिटी का नाम दिया गया है इनटू और इस पॉसिबिलिटी का नाम दिया गया है ऑनटू। सिंपल सी बात है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है, फंक्शन एकदम बिल्कुल पैक्ड है कि पूरा जो भी आउटपुट सोर्स अवेलेबल है वो पूरा यूज अप हो जा रहा है, पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑनटू फंक्शन। एंड ऑनटू का अनदर नेम फॉर ऑनटू इज सर्जेक्टिव।
ठीक है. Also understand if a function is 1-to-1 and onto both, which is injective plus surjective, it is called bijective, and these are the most special kind of function. Bijective function पता है कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा आपको. ये A सेट या B सेट में मैपिंग बनाते हैं, जितने इनपुट होंगे एग्जैक्टली उतने आउटपुट होंगे, सारा चीज एकदम टाइटली पैक्ड होगा. ठीक है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा. दिस इज अ परफेक्ट फंक्शन. व्हाई इट इज परफेक्ट? बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज ये इधर से भी फंक्शन है और ये उल्टा भी, इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट्स. ठीक है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. This is the concept of existence of inverse of a function, or the function we can also say is invertible in nature. तो वो बाद में आएगा, बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि बाइजेक्टिव का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा किसी भी टाइप के फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. नोट करिए. बिना लिखे काम हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ. कहाँ लिख के रखा दिखाओ. कर लिया ना. स्टार्टिंग ऑफलाइन समझ गया, शुरुआत में लिखा है. लिखने से ना हमारे सारे सेंसेस यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा. ग्राफिकल वो तो जब वो कॉम्पिटेटिव वाले क्वेश्चन करोगे तो पूछ लेना. ग्राफिकल तो फिर इससे तो इजी बात भी चेक करिए. भाई ये चैप्टर नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो. ये पूरे आपके 50% सिलेबस का फंडामेंटल है. सब कुछ इसी. भाई एक बात बताओ, कैलकुलस में आप क्या क्या पढ़ते हो? डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रल, इंडेफिनिट, डेफिनिट, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन. कितने 10 यूनिट हुए. ये 10 यूनिट पता है किसको दिए? फंक्शन को. जब तक फंक्शन ही नहीं पता होगा तब तक क्या करोगे? समझ में आया ना? तो अध्ययन तेज चलाने वाली बात है. फंक्शन पता नहीं है, उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं. अरे किसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे? सर पैर पता है. इंटीग्रेशन तो था भाई. ये नॉलेज, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज, क्वाड्रेटिक और ये सारा फैक्टराइजेशन, ये वो सब नॉलेज वहां यूज हो जाती है. जितना आप आगे जाओगे कैलकुलस में यही तो होता है कि जो भी आपने पहले अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ यूज कर लेगा. लिख लिया भाई. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ही है, बट हाँ उसमें इंटीग्रल का और डिफरेंशिएशन दोनों का एप्लीकेशन बराबर से. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये यहाँ रेलेवेंट है यार? यहाँ रेलेवेंट नहीं है ये. अरे ये रेंज निकालने का क्वेश्चन है, मैं करवा दूंगा. इसको बड़ी तोप नहीं. तो क्या मैं कुछ रेलेवेंट करा दूं ना. वो कहाँ है? पीछे इधर. अच्छा हाँ, एक चीज कराता हूँ. चलो, एक बहुत अच्छा ट्रिक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इससे आप कुछ सीखोगे भी. ये सब लोग ट्राई करेंगे. FR2R fx इक्वल टू sin x. FR2 minus 1 to 1 fx equal to sin x. F minus pi by 2 to pi by 2 to R fx equal to sin x. F minus pi by 2 to pi by 2 to
-1 to 1 fx इक्वल टू sin x, कैटेगराइज करो। 1 1 है, 1 1 या मेनी 1 से एक, ठीक है, और दूसरा इनटू या ऑनटू में से एक। कौन कौन सी कैटेगरी में? ईच ऑफ द फंक्शंस कैटेगराइज देम। इंडिया को गोल्ड मेडल मिल गया भाई। हाँ, जैवलिन में। हाँ, जैवलिन थ्रो ओलंपिक्स। हाँ देखो भैया गोल्ड मेडल निकाल लिया मैंने। क्या हुआ? पढ़ ले। इसका -π/2 और π/2 क्या? -π/2 क्या होगा? अरे भाई रेंज तो सबका कैटेगराइजेशन बता रही है। कौन से किस कैटेगरी में फंक्शन बिलोंग करता है ये बताना है। अरे वाह, इंडिया की तो रैंकिंग बढ़ गई होगी उसमें। सर 70 बेटे सर, पहले चाइना का कुछ बोल रहे हो। अरे चाइना वाला, ये तो रशिया वो टूट गया, नहीं तो रशिया इतने गोल्ड ले आते थे ना, बाकी लोग सब मिला के उतने मेडल ले लाते थे। रशिया चाइना ये सब, यूएस रशिया चाइना इनके। हमारा सर अभी दूसरा बोल रहा है हॉकी। हाँ नहीं, हॉकी में तो 3-4 बार गोल्ड। ओलंपिक्स में नहीं है सर अगले ओलंपिक्स में रुद्रांश लाएगा। देवांश तुम कहाँ हो बेटा? धोखा दे दिया तुमने आज मुझे। सर यहाँ बारिश हो रही है सर। बारिश हो रही है, जल जाते हो। सफेद झूठ बोल रहा है। वही तो कह रहा हूँ, कौन सी बारिश जिसने देख ली मुझे बता, समझ में। सर रुद्रांश को भेज दो, देख लेगा सच में हो रही है। वैसे ही थोड़ा आजकल ज्यादा पड़ रहा है। जल्दी बताओ आंसर। सर फर्स्ट वाले का many 1 और into, फर्स्ट वाले का many to 1 और into। many to 1 into। अच्छा, सर सेकंड का many to 1 and onto। many to 1 and onto। अच्छा, थर्ड थर्ड सर 1 to 1 and onto। 1 to 1 and into into। and fourth ध्यान दो। 1 to 1 and onto। 1 to 1 and onto, बिल्कुल करेक्ट। पहले तो ये सब लोग ये देख लीजिए, कहीं इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये साइन का प्रिंसिपल डोमेन है। प्रिंसिपल डोमेन मतलब -π/2 से π/2, जिसमें इसका पूरा रेंज कवर हो जाता है विदाउट एनी रेपिटेशन ऑफ वैल्यू। ये हो गया साइन का प्रिंसिपल डोमेन। सो दिस इज व्हाई हम इस रीजन में इसको 1 to 1 बोल रहे हैं। अच्छा, और बाकी पूरे आर में अगर बात करें तो साइन विल बी अ पीरियोडिक कर्व, और जो पीरियोडिक कर्व होते हैं वो हमें पता है वो many to 1 होते हैं इन जनरल। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये जो है हमने जो यहाँ पर कवर किया है दैट इज साइन का रेंज। तो साइन का रेंज अगर पूरा -1 to 1 ही कोडोमेन में गिवन है तो फंक्शन ऑन टू होगा, और बाकी दोनों सिचुएशन में क्योंकि कोडोमेन बहुत एक्स्ट्रा है इसलिए वो इनटू हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर पॉइंट समझिए, इट इज ये चीज, ये तो इंपॉर्टेंट था ही कि आप कैटेगराइज कर पाओ फंक्शन को। पहले तो ये किसी को इसमें अभी भी डाउट है तो पूछो, ये कैटेगराइजेशन में डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, अब
दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या फंक्शन लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन अलग अलग है। No, it's the same चारों function. जगह- हाँ, it is the same function. So what you need to understand is you cannot decide what is the category of a function on the basis of just looking at the function, because the function may fall into any of the four categories. बात समझ में आ रही है? So you have to make the decision on the basis of this portion. It is not just looking at the function and deciding whether it is belonging to a particular category because it is this function. Please look at the domain and range, domain and codomain, look at the function. If you can, then draw the graph, then you will know for sure that which category it belongs to. This is what I wanted to tell you. Don't be in a haste कि हाँ जल्दी जल्दी हम बस फंक्शन देखा और धड़ाक से बोल दिया ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा. It totally depends on what is the domain and codomain. Also, it is equally important. And obviously, यहाँ पर ये जो हमने बाइजेक्टिव क्रिएट किया है, ये हमारी भविष्य की योजनाओं के लिए किया है, क्योंकि हम इसके बाद पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. वहां पर यही बाइजेक्टिव नेचर ऑफ साइन या कॉस या जो भी है वही हमारे काम आएगा, क्योंकि अगर फंक्शन मेनी टू वन होता है तो इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो हाउ टू कन्वर्ट द फंक्शन इनटू वन टू वन एंड ऑन टू, और फिर उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं. अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव के लिए मेजरली बता रहा हूँ ये. If this portion is not given, बात समझ में आ रही है? देखो डोमेन ना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको खुद फाइंड करना होगा या याद रखना होगा. डोमेन बताने की कोई गारंटी नहीं देता. कोडोमेन जो होता है वो होता है प्री डिफाइंड. ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर दो टाइप के कोडोमेन यूज किए, मैं और टाइप के भी कोडोमेन यूज कर सकता था, मैं कुछ और भी बना सकता था. तो कोडोमेन इज प्री डिफाइंड. अब अगर ये पोर्शन मेंशन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन नहीं दिया है. तो आप उस केस में बाय डिफॉल्ट फंक्शन को ऑन टू मान के चलेंगे. मतलब आप ये मान के चलोगे जो रेंज है वही कोडोमेन है. रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इफ कोडोमेन इज नॉट मेंशन्ड. बात समझ में आ रही है कि अगर नहीं दिया है तो फंक्शन को ऑन टू मान लो बाय डिफॉल्ट, दिया होता तो ठीक है. समझ में आया? सबको समझ में आई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको काम आएंगी because these are the points that you will face problems. कि हाँ अरे यहाँ तो कोडोमेन ही नहीं गिवन है, how do I decide? यहाँ ये नहीं गिवन है, वहाँ वो नहीं गिवन है. तो वो जो इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं उसको आपको कैसे डिकोड करना है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर. नोट इट डाउन. ये स्टेटमेंट नहीं है, सारे बाइजेक्टिव फंक्शन करने का होता है. नहीं, बाइजेक्टिव का कंटिन्यूटी से क्या लेना? क्वेश्चन है. देखो कंटिन्यूटी में भी ना एक प्रॉब्लम, जैसे हम tan को बाइजेक्टिव बोल सकते हैं अगर -π/2 से π/2, ठीक है. बट अगर हम उसको पूरे रियल में देखें तो उसमें जो पॉइंट्स आएंगे बीच में, पर अब पूरे रियल में देखेंगे नहीं क्योंकि बाइजेक्टिव बोलेंगे तो -π/2 से π/2 का डोमेन ले लेंगे. कोई एग्जांपल ऐसा सोचना पड़ेगा जो इस बात को बीट करता हो. ऐसे तो सेट का भी बोल सकते हैं, टूटता है. हाँ, और बाइजेक्टिव तो है क्योंकि इनवर्स बोला है. नहीं और भी बता सकते हैं. वही है ना, कोई कुछ फंक्शंस तो मिल ही सकते हैं जो इस सिचुएशन में बीट करें, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है.
बाइजेक्टिव होना और कंटिन्यूअस होना ये दोनों बिल्कुल इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा बाइजेक्टिव होगा। हाँ इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ ना, बाइजेक्टिव है, इनवर्स की बात छोड़ दो, इनवर्स क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं तो इसका नाम सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं, 1 to 1 और on to है। अब 1 to 1 और on to फंक्शन में ब्रेक भी तो हो सकता है ना। मैं कोई फंक्शन ही बना दूं, ये फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऐसे है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से टूट के ऐसे जा रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो वो कंटिन्यूटी का और बाइजेक्टिविटी का कोई आपस में लेना देना नहीं। हाँ जी, डन। यस सर। ओके, ये तो आपका पहला टॉपिक कंप्लीट। दिस इज 1 to 1 एंड many to 1 into on to, ये सब हो गया। इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस की। ठीक है, now you are well aware of this concept क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन, एओडी, वेओडी सब कुछ पढ़ लिया है। एओडी में आपने चेन रूल पढ़ा है जहां पर आपने कॉम्पोजिट फंक्शंस पे ही वो प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है। तो कॉम्पोजिट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू हैव अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन, मतलब वन फंक्शन बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर मल्टीपल भी हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये सारे कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जनरली हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कोई भी फंक्शन देता हूँ, fx इज इक्वल टू लेट्स से अंडर रूट ऑफ ln ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, लेट्स से मैंने आपको ऐसे दे दिया फंक्शन। अब इस फंक्शन में देखो सबसे बाहर अंडर रूट फंक्शन है, फिर उसके बाद लॉग फंक्शन है, फिर उसके बाद cot इनवर्स फंक्शन है। सो दिस इज लाइक लेयर्ड। ऐसा लेयर्ड फंक्शन को हम कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। एंड ऑब्वियस है कि लेयर्ड होगा फंक्शन तो हमेशा ये बात प्रॉब्लम, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अब जैसे मैं इसी में बात करूं तो इसके डोमेन की बात करूं तो सबसे पहले मुझे किसको देखना पड़ेगा कि ln cot inverse must be greater than equal to 0. Why? Because it is part of under root. फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा cot inverse x must be greater than 0. Why? Because it is part of log. ठीक है, फिर थर्ड थिंग इज व्हाट इज x। तो हमारा cot inverse का डोमेन क्या होता है? हाँ, cot inverse का डोमेन इज r। तो इसके लिए तो x belongs to r आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो cot इनवर्स हमें पता है इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं, cot इनवर्स का ग्राफ कैसे होता था, एक मिनट देखो। cot का जो हम बाइजेक्टिविटी का डोमेन लेते हैं वो क्या लेते हैं बताओ? 0 to pi। हाँ जी, we take 0 to, अरे ये क्या हो रहा है, ये कौन सी ड्राइंग चल रही है? 0 to pi। हाँ, we take 0 to pi। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। cot x का डोमेन इज 0 to pi, और क्योंकि मैं एक सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बना रहा हूं तो मैं सबसे पहले y इक्वल टू x वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ cot x का ग्राफ कैसा होगा? cot x का ग्राफ आपका ऐसा होगा, cot 90 will be 0, नहीं वो cot 0 will be infinite, सॉरी एसिम्प्टोटिक ग्राफ होगा ना। तो pi by 2 क्या cot 0 होगा। cot 0 0 होगा, tan 0 0 होता है ना, cot 0 तो अनडिफाइंड होगा, cot pi भी अनडिफाइंड होगा। ये ऐसे बनेगा ना ग्राफ, ये देखो ऐसा आएगा ना cot का ग्राफ। ठीक है, अब जब आप इनवर्स बनाओगे तो क्या होगा, उसमें जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 to pi होगी। हाँ, और वो ऐसा ग्राफ आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा आ रहा है, इट इज मिरर इमेज। हाँ, मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू x, तो इट इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ सिंस दिस इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट मींस जब हम cot इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, cot 0 is less than x। नाउ cot 0 is tending to infinity,
तो दैट मींस x इज लेस देन इंफिनिटी, ये तो इसका आ गया, ठीक है। और cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन पाई होता है, ठीक है। तो ये तो दोनों तरफ इनफाइनाइट हो रहा है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, ये क्या बोलेगा, पहले लॉग हटाओगे तो यू विल से cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x इज लेस देन इक्वल टू cot 1, cot 1। तो ये हो जाएगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू आ रहा है, हाँ ठीक है। और ये cot इनवर्स 0 जो होगा वो, एक सेकेंड, cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0 यानी x लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, 0 टू cot 1, है ना, लेस देन इंफिनिटी है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू cot 1 है और ग्रेटर देन 0 तो होना ही है। तो इसका मतलब x belongs the domain of this function is 0 to cot 1। so basic यहाँ पर आपको जो समझना है वो ये है, question is not all that important, the idea is important कि whenever you have a composite function, so whatever comes as input will come to the innermost function and the output of the innermost function will go to the subsequent function और उसके बाद उसका output will go to the subsequent function। that means इनका आउटपुट जो होना चाहिए वो इस फंक्शन के इनपुट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। दैट मींस वी कैन से दैट रेंज ऑफ h of x is subset of domain of g of x and so on। मतलब जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये सिचुएशन कंटिन्यू होती जाएगी कि h of x का रेंज जो है वो हर डोमेन ऑफ g of x का सबसेट होना चाहिए, ऐसे g of x का जो रेंज है वो f of x का सबसेट होना चाहिए, f of x के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। नोट करिए इसे। ये समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लो सारा। मंडे मॉन्डे एक फंक्शन दो फंक्शन और आ जाए तो कैसे करेंगे? एक फंक्शन f(g) होता है, जैसे f(g) o h आ जाए तो कैसे करेंगे? तो ऐसे ही करोगे जैसे ये है सामने, कैसे करोगे? क्वेश्चन दिया ना, देखो पहले आप अंदर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको पहले g of h of x बनाना पड़ेगा, फिर जो g of h of x बनेगा ना उसको आपको फंक्शन f पे रखना पड़ेगा। नोट किया होगा उसको। डन। Yes, sir. अच्छा चलो, दो फंक्शन दे रहा हूं, साइन इनवर्स x और g of x is equal to x square। आपको f of g, g of f
एफ ऑफ एफ और जी ऑफ जी चारों बनाने हैं और चारों का मुझे फंक्शन, डोमेन और रेंज, ये तीनों चीजें बतानी है। एफ ऑफ जी का मतलब समझ रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट इज इन शॉर्ट रिटन एज फॉग। ये गॉफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज फॉग, दिस इज एफ ऑफ एक्स and this is gog, this is g of x। करो जरा, सबकी डोमेन और रेंज बताने हैं। नहीं तुम्हारे पास घूमने आया यहाँ पे, जाओ आज के लेके आओ, चलिए। एक आध वो पेन वाले पैकेट तो बैग में डाल के रखने चाहिए। मैं तो एक ही डाल के लाता हूँ। अब दो खरीद तो भी तो गरीब हो जाओगे ना, तो दो हो जाओगे। सबसे एक पेन खरीद इस्तेमाल। साढ़े छह बज गए। वोट किया लास्ट को कर नहीं सकते क्या अच्छा। और पहले में क्या प्रश्न हो गया? रिलेशन में हाँ क्यों नहीं हो, तो दे देंगे, पूछ लेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, बता। वही आ रहा है, बस वो ही दो एक्सरसाइज आ रही है, बाकी सब कॉम्पिटेटिव में तो मिशेलेनियस से भी आगे नहीं। कॉम्पिटिटिव में तो सब पूछेंगे मिशेलेनियस नहीं। एक मिनट, इसमें पहली बाकी तीन चीजों की बात करनी। पहली और दूसरी आ रही ना, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन था सही ये ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये कॉम्पोजिशन ठीक है, कट गई। फोर्थ तो वैसे ही बर्बाद है, वो तो बाइनरी है ना, बाइनरी तो वैसे ही बर्बाद, बाइनरी तो पिछले साल ये कर दिया था। कॉम्पिटेटिव में बाइनरी कौन से एग्जाम में बाइनरी तो हट गया, सिलेबस से हट गया, सब जगह से हट गया, है ही नहीं। जाके मुझे सिलेबस क्यों बोल रहा, मैंने खुद में बोल रहा है। पेपर कुछ नहीं होते, पुराने पेपर उठा के दे देते हैं, उर्दू बनाते हैं। हाँ भाई क्या बना? साइन सर, फर्स्ट का साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स, चुप हो जाओ, इधर ध्यान दो। और जी ऑफ एफ क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यस सर। और ये क्या बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और चौथा बनेगा x टू द पावर 4, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब बताओ डोमेन, तो डोमेन इसका जो होगा वो भी 0 से क्यों -1 to 1 ही होगा ना, क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। स्क्वायर को आप लेस देन इक्वल टू 1 ही तो लोगे, x बिलोंग्स टू -1 तो 1 ही तो आएगा। और रेंज जो आएगी इसकी, अब वहां देखो, x का स्क्वायर करने पर -1 से 1 का स्क्वायर करने पर 0 से 1 बनेगा, तो इसका मतलब 0 से π/2 आएगी इसकी रेंज। समझ आया? अच्छा, इनवर्स करने से डोमेन, ये होल स्क्वायर करने से डोमेन तो चेंज होगा नहीं, रेंज चेंज हो जाएगी। अब एक बात बताओ मुझे,
देखिए कितने लोग बता सकते हैं? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, दिखाओ क्या बोल रहे क्या आएगा पता है? 0 टू पाई स्क्वायर बाय 4। अब पूछो जीरो कहां से आया? तो जीरो का सिंपल लॉजिक है, जीरो इसमें ऐसे आएगा कि जब आप माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो उसमें बीच में जीरो भी आएगा। जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा और बाकी सारे नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव में चला जाएगा। सो दिस विल बिकम 0 टू पाई स्क्वायर बाय 4। नाउ थर्ड इज साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो इस देखो हमें ये चाहिए कि अंदर वाला जो साइन इनवर्स x है उसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में रहे, है ना? तो इसका मतलब जब साइन इनवर्स हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1 इज लेस देन x इज लेस देन साइन 1। और क्योंकि साइन 1 की वैल्यू यानी साइन 60 यानी -1 से 1 कम से कम होती है तो ये उसका सबसेट है, इसलिए यही आएगा आंसर में। तो इसका डोमेन आएगा माइनस साइन 1 टू साइन 1 इन रेडियंस एंड द रेंज विल बी व्हाट? देखो ये माइनस साइन 1 से साइन 1 रख के इसको हमने -1 से 1 में रिस्ट्रिक्ट किया। अब साइन इनवर्स बाहर वाला भी है तो उसका रेंज सिंपल वही आएगा जो ओरिजिनल रेंज है -π/2 टू π/2, क्योंकि वो तो वहीं तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेंज डोमेन इज R एंड रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। समझ आया सबको? Yes. ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज सबसे पहले आप क्या आ रहा है? हाँ वो तो हो गए 1 to 1 1 to फंक्शन नहीं, कॉम्पोजिट फंक्शन है बेटा, कॉम्पोजिट भी इन्वर्स की है। देखो सर ये वो नहीं है सर, एक सेकंड, चलिए मुझे भेज देना ना, क्लास 12 टर्म 1 रिलेशन इन फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, 1 to 1 और 1 to 1 कुछ ठीक है। अच्छा अब आप लोग एक काम करिए, इसकी जो एक तो सबसे पहले थ्योरेटिकल वाली मैं कॉम्पिटिटिव के लिए आपको शीट शेयर करूंगा। आप थ्योरेटिकल एक्सरसाइज 1.2 जो है इसकी वो प्लीज एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। काफी टिपिकल क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ भी लीजिए। एंड यू कैन डू अप टू 1.2 and 1.3 also, although it is not part of the theoretical syllabus but still you can go for it because base अच्छा बन जाएगा आपका। and then we can do composite हो गया है हमारा, बस हमारा इनवर्स और पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट रहता है जो हम कल कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया है। अरे वो तो एक लाइन, वो सब तो जब ऑब्जेक्टिव वाली एक शीट दूंगा ना उसके डाउट डिस्कशन में वो छोटी-छोटी बातें कवर हो जाएंगी, कुछ नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो एक तो इनवर्स का डिस्कस करना है, एक पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि पीरियोडिसिटी कब कहां कैसे होती है, कब नॉन पीरियोडिक होता है, कब पीरियोडिक होता है, वो जरूर बताना। रोल्स थ्योरम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे है? रोल्स कांस्टेंट निकालने का क्वेश्चन आ सकता है सबसे बड़ी बात, और कई बार वो रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएगा, मतलब कि रोल्स थ्योरम का जो डेफिनेशन है ना उस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर f of a equal to f of b है, फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो f dash c कहीं ना कहीं 0 हो रहा है तो वो c की वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन बना के क्वेश्चन कराता है। सिर्फ 100 प्लस की लोग इसमें रोल्स नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, समझो तो भी
ये वो सच बोल रहा है। फ्राइडे वाइडे को पूछ ही लिया करूंगा, मुंह बंद करके बैठे थे सर वो अपना प्लानिंग है सर, आ रहे थे शाम को आ रहे थे। बारिश से क्या होता है, बारिश तो आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, कोरोना आएगा, तो क्या मतलब जिंदगी सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे घर में। नहीं तो रात पे आते क्वेश्चन करो, स्टार्ट करो भाई। हाँ कल कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं एक शीट भी शेयर कर दूंगा इसकी कमेंट्स का। फिर वो शीट नहीं आया ग्रुप पे क्वेश्चंस के लिए? हाँ भेजूंगा बेटा मैं। ओके सर। हाँ शीट भेज दूंगा आप लोगों को कंप्यूटर वाली, पर कल के बाद करिएगा उसको। कल और वो इनवर्स और ये सब करा दूं, कंप्लीट करा दूं, फिर उसके बाद आराम से करिए। अभी आप आज से कल तक ये वाला काम कंप्लीट करिए जितना दिया है। ध्रुव आप एनसीईआरटी से करोगे, अपनी बुक से करोगे? So I was using my book only till now, तो उसी से करूँगा। उससे ही करोगे? Yes sir. हाँ ठीक है, उससे ये कॉम्पोजिशन और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस कर लो। Okay sir. दो चार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए मेरे सामने, 15-20 मिनट है अभी। कोई दिक्कत आ रही तो पूछ भी लीजिए, फिर बाकी आप लोग होमवर्क करिएगा। f of x equals to f of x plus f of x f of 0 delta f of 1.5. F of x is equal to x plus f of x minus 1. F of 0 is equal to 1. That's the 1.5. X plus f of x minus 1 और x plus f of 0 is equal to 1 and f of 100. यही हो गया। अगर हम f of 1 बनाते हैं यहाँ पर तो 1 plus f of 0 बनेगा, तो ये 2 हो जाएगा। और f of 2 बनाएंगे तो क्या होगा? 2 plus f of 1 यानी 4 हो गया। पैटर्न देखते हैं, f of 3 बनाएंगे तो क्या होगा? 3 plus f of 2 यानी कितना हो गया? 3 plus 4 7। एक और बना लो तो कुछ समझ में आए। 4 बनाएंगे तो 4 plus 7 11। तो वैल्यू ऐसे आ रही है 2 4 7 11। तो ये बेटा देखो 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, डिफरेंस सीरीज बन रही। तो डिफरेंस सीरीज का बस वो 100 टर्म निकालना है, tn निकाल। तो 100 मतलब यहाँ से करेंगे तो जितने 100 सीरीज है, हाँ एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो वाला एप्लीकेशन लगाना है। हाँ वो मैं तब लगाने जब हमें पता चले कि डिफरेंस, हाँ डिफरेंस सीरीज है तब, है ना? सर ये 1.69 का क्या है? FTL फंक्शन है fx। ये क्वेश्चन थोड़ा नोट करते जाइए। यहाँ पर आपकी डिफरेंस सीरीज बन रही है। अगर डिफरेंस सीरीज किसी को
एक मिनट ये नोट कर लो, तो मैं डिफरेंट सीरीज सॉल्व भी करना सिखा दूंगा। देखो डिफरेंट सीरीज ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो Sn आपका 2 + 4 + 7 + 11 ऐसे है Tn तक, तो Sn को एक बार और लिखिए राइट शिफ्ट करके, 2 + 4 + 7 ऐसे Tn बाहर चला जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ तो 0 बन जाएगा। ये जो प्लस Tn एकदम बाहर है ये -Tn हो जाएगा, तो इसको इधर लाके Tn करके लिख देंगे। तो ये जाएगा 2 + 4 - 2 2 + 7 - 4 3 + 11 - 7 कितना 4, ऐसे कर करके यहाँ तक टर्म्स आएंगे। ये आपकी n-1 टर्म्स की एपी है, तो इसका सम क्या हो जाएगा 2 + n × n + 1/2 - 1, क्योंकि 1 नहीं है ना, है ना। अगर 1 से n होता तो n × n + 1/2 होता, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये Tn हो जाएगा, T 100 निकालना है तो 100 निकाल दो। ये आता है तो इजी है, नहीं आता है तो गड़बड़। हाँ लिमिट्स में 32 क्वेश्चन आउट्स हैं। ये ऐसा ना था फुल बुक की वो उससे जाओ ना, डिफरेंशिएशन में 11 की लिमिट इतनी बढ़िया थी, बस एक फार्मूला लगाया वही सर, उसमें सर 12th में तो बस कभी LHL निकालो RHL निकालो, नहीं NCERT नहीं है ना। अच्छा अगला क्या है, f be a function defined as fx by, अब जब आ रहे हो तो लेते आओ, 2 2 4 4 5 5 करके पूछते जाओ, टाइम तो कोई लगता नहीं है। तो कंटिन्यूटी वाला क्या है? For all positive real numbers x and y, if f of 30 is equal to 20, f of 30 is equal to 20, then find the value of f of 40. क्या है? मैं मन से बना देते हैं कुछ भी। तो 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 30 को फैक्टराइज करें तो 30 की वैल्यू 1 × 30 हो जाएगी, 2 × 15 हो जाएगी, 3 × 10 हो जाएगी, फिर 5 × 6, 6 × 5, और बाकी इन्हीं का उल्टा, यही है ना। हाँ। अच्छा अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं f of 30 is equal to, देखो f of 40 के लिए क्या चाहिए बताओ, 40 के लिए क्या चाहिए, जो इसमें से कुछ काम का है जो वो देखना है हमको बेसिकली। आए 40 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 × 40, फिर 2 × 20, उसके अलावा 4 × 10, 5 × 8, है ना। रुक जाओ देखते हैं, f of 30 को हम लिख सकते हैं f of x, लेट्स से हम ये x मान रहे हैं, ये y मान रहे हैं, तो f of 1/30, तो f of 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 600, आ गई है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं f of 40 को लिखता हूं f of 1/40, चलेगा, है ना। तो 600/40 यानी 15 ही है, हाँ 15 ही है। ऐसे पजल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कंफर्टेबल उल्टा उल्टा डाल देते, कभी के 2 साल से मुश्किल आ गई है।
अगर किसी और के भी कोई डाउट्स आते हैं, कहीं और के क्वेश्चन कहीं के भी किए हुए, डजंट मैटर, आप पूछते रहा करो थोड़ा थोड़ा करके, और या तो यहाँ आके अब पूछना शुरू कर दो। कौन सा बोला भाई? 1.64 उसका कर दिया जा रहा ये एग्जाम में भी आया क्वेश्चन। इधर देखो, इसमें f(1 - x) रखोगे x की जगह हाँ, ये दोनों को ऐड करो 1 हो जाएगा। तो के देखो, करके देख लो, 1/3 होगा ना, 1 + 1/3 कुछ नहीं होगा, तो करके देखो। f(1 - x) बनाओ, दोनों को ऐड करो, देखो 1 आ रहा है। sin pi/2 1 होगा, 3 pi/2 -pi/2 सब उस लाइन पे cos 0 सब दूसरी लाइन पे sin 0 होता है और cos +1 मेरे भी इस फॉर्म में आ रहा है तो ये कैसा है कुछ नहीं है। ये देखो fx क्या है, और x को ठीक है। अब जब f(1 - x) बनाएंगे तो बनेगा 9 × 9 to the power -x अपॉन 9 × 9 to the power -x + 3, ये तो बनेगा। हाँ 1 - x है ना पावर में, तो 1 - x को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9/9 + 3 × 9 to the power x, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां से 3 कॉमन ले लो बेटा, मतलब मैं 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x + 3 को 9/3 कॉमन ले लूं तो 3 + 9 की पावर x बन जाएगा, है ना। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9/9 to the power x + 3 into 1 + 1/3, है ना। तो ये कितना आ गया 4/3, तो 4/3 से 3 काट देंगे यहाँ से, 3 + 1 4/3, 3 काट देंगे तो बचा 3 और 4 12। ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं आना चाहिए था, ये तो 1 आना चाहिए था। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यहाँ तो होंगे हाँ भाई 1 ही आना चाहिए इसको। एक मिनट, सर हमने 9 की जगह शायद 3 लिख दिया, 3 लिखना है कहाँ पे 9x अपॉन 9 पावर x इधर लिखेंगे। एक मिनट, ठीक तो है, क्या कर रहे हैं यार, ये 3 और 3 काट दो, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ऐड करेंगे तो सेम ही नहीं आएगा, क्या होगा इसका? हाँ सर ये है भाई सेम ही तो आएगा, 9 to the power x + 3 अपॉन 9 to the power x + 3 1 हो गया ना, ये तो बोल रहा हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर आप कहते हो f अब जैसे ये मैंने लिया है 1/1996, तो बेटा अगर x को 1/1996 लोगे तो f(1 - x) हो जाएगा 1995/1996, इन दोनों की वैल्यू का जोड़ के 1 हो जाएगी। ऐसे सारे 2 के पेयर बनाते जो 1 1 1 1 हो जाएंगे, 9 आधा आ जाएगा, 998 आ जाएगा। हाँ जी, अब आप लोग कंप्लीट कर लो इसको, बाकी कर
कल क्लोज कर देंगे चैप्टर। थैंक यू। कल इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन। ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.